जय जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू सेक्शन में, जो कि मेरे ख्याल से 15 या 16 लेक्चर होने वाला है। आप देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, पहला नंबर। अगर आपको बन रहा होगा तो सॉल्यूशन करके दिखाइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है बी वाइट स्टार 20s एज, ये क्या होता है, किसके द्वारा शो किया जाता है? तो ये सिलिकॉन डायोड के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज में ना सिलिकॉन डायोड का यूज होता है। ये आईई रूल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन डायोड में ये यूज होता है। दूसरा नंबर, in a resistor of there is no color band for tolerance, it implies the tolerance is, अगर कोई कलर बैंड नहीं होगा तो हमेशा आता है प्लस माइनस 20%। कोई कलर बैंड नहीं होगा तो प्लस माइनस 20% इज अवर करेक्ट आंसर। कुछ चीजें होगा बेटा मिस्टेक अगर उसमें टाइपिंग में, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइप मैं ही करता हूँ, फिर मुझे ही बनाना रहता है, फिर दूसरा क्लास लेगा तो थोड़ा मेरा समय निकल जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कलर कोडिंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज, मतलब इनमें से कौन से कैपेसिटर के लिए कलर कोडिंग का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा सिरेमिक कैपेसिटर के लिए कलर कोडिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ए लेवल का है क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये। A bridge rectification provides 50 मिली एम्पियर करंट एट 150 वोल्ट। ये जो है ना 150 वोल्ट, ये डीसी वोल्टेज दिया हुआ है बेटा 150 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो जो आउटपुट दिया होगा ना रेक्टिफिकेशन के बाद वो डीसी होगा, तो वीडीसी दिया हुआ है। और करंट दिया है आई बराबर 50 मिली एम्पियर दिया है ना, 50 मिली एम्पियर। तो मेरे को बताना है कि ब्रिज रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन क्या होगा। स्पेसिफिकेशन, तो ट्रांसफार्मर का हमेशा स्पेसिफिकेशन आरएमएस वैल्यू होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है वी आरएमएस बराबर, ये जो रहता है ना, ये वी आरएमएस वीडीसी डिवाइडेड बाय 0.9, या फिर आप बोल सकते हैं वीडीसी बराबर 0.9 इंटू वी आर एम एस, ये होता ही है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीडीसी अपने को पता है 150 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 9। आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, फिर यहाँ पे 6 बचा, 9 छक्के 54, फिर 6 बचा, 9 छक्के 54, मतलब ये 166.67 समथिंग वोल्ट आएगा। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन हो जाएगा ना 220 अनुपात 167। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ये सब चीज अपने को पता होना चाहिए बेटा, फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, A typical value of induction filter for 50 Hz इनपुट इज 50, मतलब ये 50 हर्ट्ज इनपुट के लिए इंडक्शन फिल्टर की वैल्यू कितनी होगी, या सीधा सा इंडक्शन फिल्टर का मतलब है इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो सकती है 50 हर्ट्ज के लिए। तो आपको पता है इंडक्टेंस का वैल्यू जो होता है ये 10 हेनरी, 10 हेनरी अगर हो ना तो मेरा 50 हर्ट्ज आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये आपको पता है ना एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल होता है, 2 पाई एफएल है ना। तो यहां से ये एक्सएल, जैसे अगर मैं बोला एल की कितनी वैल्यू रखो कि फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज आ जाए, तो एल की 10 हेनरी रखूंगा ना तो फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। क्लियर है, ड्यान रखना है। फिर अगला बोल रहा है इन अ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ईच डायोड कंडक्ट्स फॉर अ ड्यूरेशन। 3 फेज बोल रहा है ना, 3 फेज, तो जैसे 3 फेज बोल दिया मतलब 1 2 3 ऐसे चल रहा है, हर एक 120 डिग्री पे कंडक्ट करेगा। ऑप्शन यहाँ पे 180 डिग्री है, ये डिग्री है बेटा, ये डिग्री है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री। इसमें एक ऑप्शन गलत होगा बेटा, किसी एक को सुधार के 120 डिग्री कर लो, क्योंकि रियल में ये जो क्वेश्चन है ना इसको एलिमिनेट कर दिया गया है ना,
इसको आयोग ने हटा दिया था क्योंकि ऑप्शन गलत था। हम उसको ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन में एक जगह पे आप 120 डिग्री कर लीजिएगा, 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर बोल रहे हैं ना, तो हर एक डायोड हमेशा 120 डिग्री पर ही कंडक्ट करेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया गया था, जबकि हमको लेके चलना है पूरा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। In order to make an SCR off, it is necessary to make SCR। मतलब ये SCR को बंद करने के लिए क्या होगा, आपको पता होता है बेटा, एक होता है लैचिंग करंट जिसमें SCR ऑन होता है, और एक होता है होल्डिंग करंट जिसमें SCR ऑफ होता है। यही होता है होल्डिंग करंट। तो जब एनोड करंट को ना होल्डिंग करंट से नीचे ला दिया जाता है, जिसे हम लोग और पढ़े लिखे भाषा में कम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं, तो यही SCR को टर्न ऑफ करता है। तो ऑप्शन नंबर, एनोड वोल्टेज, वोल्टेज का तो कोई काम ही नहीं है, गेट करंट का कोई काम ही नहीं है, एनोड करंट लेस देन द होल्ड करंट, ये ऑप्शन नंबर 3, ये एक्चुअली होल्डिंग करंट होगा। तो एनोड करंट लेस देन द होल्डिंग करंट, ये हमारा को ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द गेट करंट ऑफ एन SCR इज इंक्रीज्ड, अगर कहीं पे गेट करंट की वैल्यू को मैं बढ़ा दूं तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे गेट करंट की वैल्यू को बढ़ाऊंगा ना तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, तो कम वोल्टेज में भी मेरा SCR क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, ये डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर बोल रहा है Which of the following device does not have negative resistance characteristic? ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। एक बार आप ट्रांजिस्टर डायोड वाला जो मैं वन शॉट दिया हूं इसमें टेक्निकल चैनल में, इसको आप जरूर देखिएगा बेटा, उससे भयानक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाहर कुछ भी नहीं जाता है। अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं ना, उसके बाहर एक दो अगर आ जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर लिखा है किसका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, तो यूजेटी का भी नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, टनल डायोड का भी नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, SCR का भी नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। तो एक ही दिख रहा है जिसका नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता, वो है FET। इस FET का नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता, बाकी सबका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ 3 लेयर डिवाइस? कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो 3 लेयर का होता है? तो यहाँ पर SUS ये 3 लेयर का होगा। मतलब यहाँ पर जो डायक होता है ना, यही एक 3 लेयर का रहता है। बाकी SUS, ट्रायक और सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? SCR फैमिली से रिलेटेड है, और ये सब 4 लेयर के होते हैं। सिर्फ और सिर्फ डायक होता है जो 3 लेयर का होता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। ठीक, चले नेक्स्ट। A motor armature supplied through phase control SCR receives है, ये receives है ना, receives स्मूथर वोल्टेज शेप एट, किसमें ये स्मूथर वोल्टेज शेप लेगा? मतलब कौन से स्पीड पे? तो हाई मोटर के स्पीड में ही हमेशा स्मूथर शेप लेता है वोल्टेज का। लो हो जाएगा तो वोल्टेज का जो शेप होगा ना, वो स्मूथ ना होके वेरिएबल होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? रेटेड मोटर स्पीड होता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। फिर ब्लॉकिंग ऑसिलेटर एम्प्लॉयज, एक ब्लॉकिंग ऑसिलेटर क्या करता है बेटा? तो डीजनरेटिव फीडबैक नहीं होता है, ये हमेशा फीडबैक एज कपलिंग ट्रांसफार्मर के लिए होता है। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ब्लॉकिंग ऑसिलेटर में इस्तेमाल होता है फीडबैक थ्रू अ कपलिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है? ये सब वन लाइनर है, याद करना है आपको। जितना अच्छे से याद हो जाएगा उतना अच्छा है। फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर द इनपुट करंट इज, अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें बच्चे फंसते हैं। याद रखिएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सारे डेटा इंफिनिटी में चलते हैं, सिर्फ आउटपुट इंपीडेंस जो होता है ना, आउटपुट इंपीडेंस ये आता है 0।
बाकी इनपुट इम्पीडेंस भी अगर आप देखेंगे ना तो इनपुट इम्पीडेंस ये भी इंफिनिटी होता है, CMRR ये भी इंफिनिटी होता है, दुनिया भर के सारे चीज इंफिनिटी होता है, सिर्फ आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है, क्योंकि हमको बताना है इनपुट करंट। इनपुट आपको पता है ना I बराबर क्या होगा बेटा, V/Z होता है, ये होता है ना। कहीं का इम्पीडेंस इंफिनिटी है, इम्पीडेंस अगर मैं इंफिनिटी बोलूं तो V/इंफिनिटी का मतलब हो जाएगा जीरो, तो इनपुट करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ये सब करते हुए चलना बेटा, कुछ भी चीजें छोड़ना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम हमेशा गलतियां कर देते हैं, चीजों को छोड़ के, छोड़ना किसी को नहीं है, एकदम समझ के चलना है। जेड इंफिनिटी होगा तभी तो करंट जीरो होगा, मतलब एक आइडियल एम्पलीफायर में इनपुट करंट होता ही नहीं है, जीरो होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, लिखा है द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जीरो होता है, इन्फिनिटी नहीं लेना है ना। लेकिन अगर आउटपुट करंट पूछे रहता है, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट करंट पूछता ना, तो करंट क्या होता है, I बराबर V/Z। क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इंपेडेंस जीरो होता है, तो ये हो जाएगा V/0, और V/0 ये कितना हो जाता है, इंफिनिटी। तो ये जो आंसर आता ना, ये आता आउटपुट करंट का। क्लियर है कैसे क्वेश्चन को बनाना है, ये आपको समझ आ रहा है। ऐसी ही चीजों को समझते हुए चलना है, तब जाके हम मल्टीपल क्वेश्चंस को बना पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सरे, बोल रहा है एक्सरे ट्यूब, इफ द एनोड टू कैथोड डीसी वोल्टेज इज इंक्रीज। अगर एनोड से कैथोड में जो डीसी वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा ना, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, वेवलेंथ क्या होता है, आपको पता है, लैम्डा इक्वल टू hc/ev होता है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे मान लीजिए एनोड से कैथोड डीसी वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो लैम्डा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, डिक्रीज हो जाएगा। लैम्डा ही तरंग दैर्ध्य है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ रहता ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लैम्डा के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा कम हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ फोटो ट्रांजिस्टर द फोटो करंट जनरेटेड एट। एक फोटो करंट मतलब फोटो ट्रांजिस्टर में, फोटो का मतलब लाइट से है बेटा, लाइट करंट इज जनरेटेड। कैसे जनरेट होता है, आइदर ऑफ जंक्शन नहीं होगा, एमीटर बेस्ड जंक्शन भी नहीं होता है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पर ही क्या होता है, फोटो करंट मेरा जनरेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कलेक्टर बेस में ही, कलेक्टर का काम होता है किसी भी जगह को, चीजों को कलेक्ट करना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स उसको कलेक्ट करना, तो यहीं पर क्या होगा, जनरेट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। फोटो मल्टीप्लायर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटो मल्टीप्लायर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या होगा, पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, फोटो वोल्टेज इफेक्ट नहीं होता है, फोटो कंडक्शन नहीं होता है, सेकेंडरी एमिशन। ये ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आप बोलेंगे सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी एमिशन होता क्या है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमिशन का मीनिंग आप समझ लीजिएगा। जैसे ये कोई डिवाइस है, अगर इस पर डायरेक्टली लाइट पड़ता है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मुक्त होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, मतलब ये प्राइमरी एमिशन है। लेकिन अगर मैं बोला यहाँ पर मेरा डिवाइस है और लाइट ना यहाँ पर एक बॉक्स रखा हूं मैं, इससे टकरा के इस पे पड़ रहा है ऐसे, ठीक है ना, लाइट ऐसे पड़ रहा है और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, तो ये होता है क्योंकि लाइट इसमें डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली पड़ रहा है, ये वॉल के थ्रू पड़ रहा है, तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी एमिशन। और फोटो मल्टीप्लायर्स में हमेशा लाइट सेकेंडरी एमिशन के थ्रू ही आता है। क्लियर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्रेशली पेंटेड लेयर्स मे बी ड्राइड इलेक्ट्रॉनिकली बाय। एक जैसे मैं किसी फर्श को पेंट कर दिया, अब मेरे को उसको सुखाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इसका यूज करता हूं मैं हमेशा, किस बेसिस पर, लेयर को सुखाने के लिए, ठीक है ना। बाकी सब कंडक्टिंग हो जाता है, ये नॉन कंडक्टिंग हीटिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग हीटिंग।
तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का मैं यूज करता हूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है द मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द पीओएस बन रहा है, पीओएस ये बोल रहा है एक्सप्रेशन, ये y प्लस है ना, ये प्लस है, y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये क्वेश्चन दिया है x y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसके योगों का न्यूनतम गुणनफल क्या होगा, मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ सम बोल रहा है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ सम हमेशा निकलता है x प्लस डब्ल्यू, इसका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ऐड इनटू, फिर y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेटा वो बूलियन अलजेब्रा में a इंटू बी प्लस सी होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी, ठीक है, इंटू a प्लस सी, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। सम का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, जो गुणे में था ना इसको मैं खोलता तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिखता, ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता, ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता, प्रोडक्ट का सम है, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट ऑफ सम बताना है, पीओएस बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, जहां प्रोडक्ट है ना वहां प्लस लगा दीजिए और जहां प्लस है वहां इंटू लगा दीजिए, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम बन जाता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 85 इन बीसीडी कोड, 85 आपको पता है ना 8421 होता है, तो 85 का पहले 8 चाहिए ना, तो 8 को 1 रखें, बाकी सबको 0 0 कर दिए, तो जो भी पहला ऑप्शन होगा 1 0 0 1 0 0 तो होगा ही। फिर अपने को कितना चाहिए, 5 चाहिए ना, तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, 4 और 1 में आ रहा है, 5 किधर किधर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 4 में है और एक 1 में है, तो इस 4 को 1 रखेंगे और 1 को 1 रखेंगे क्योंकि ये 1 है, तो ठीक है, बाकी सबको 0 0 कर दिए, तो हमारे पास दो नंबर आ गया 1 0 0 और 0 1 0 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 0 0 और 0 1 0 1, कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। मैं बोलता आपको चलिए बताइए 58 कैसे लिखते हैं, तो 5 लाने के लिए 4 और 1 को पहले 0 करते, मतलब 1 रखते हैं, तो 0 1 0 1 कॉमा 8 लाने के लिए 1 0 0, ये आपका आंसर हो जाता है। मैं बोलता चलिए मेरे को एक काम करना है, मैं बोला 6 और 4 बनाना है, 6 और 4, चलिए 64 को कैसे लिखूंगा, तो आप बोलते हैं सर 6 बनाना है ना, तो 4 और 2 मिलके 6 हो रहा है, तो एक काम करते हैं 4 और 2 वाले को 1 1 रखते हैं, बाकी दोनों को 0 0, और 4 चाहिए तो बाकी तीनों को 0 1 0 0 कर देते हैं, ये मेरा आंसर होता है, ठीक है ना। 8 4 4 2 1 से बहुत जल्दी सॉल्व होता है अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये याद करिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, in series with a normally closed relay the logic operation performed by this circuit, एक सीरीज विद एन नॉर्मली क्लोज रिले का बात कर रहा है, तो ये इसका लॉजिक कैसे होता है, नॉर्मली क्लोज रिले का मतलब होता है नैंड गेट का बात कर रहा है बेटा, कि नैंड गेट में आपको पता है ना कि एंड गेट और नॉट गेट को अगर मैं मिला देता हूं ना, तो यहां पर क्या हो गया, ये वाला नैंड गेट बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉर ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन इज, नॉर ऑपरेशन क्या है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया था, एलिमिनेट हो गया था एग्जाम से, बट अपने को बनाना है कि नॉर क्या होता है, एंड मतलब नॉट गेट, मतलब मैं बोला और गेट और नॉट गेट के मिलाने पर नॉर गेट बनता है, और गेट में आपको पता है कि x प्लस वाई मिलता है, और नॉट लगा दूंगा तो मतलब बार हो जाता है, तो जो भी x प्लस वाई है ना उसमें बार लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आप सही बन जाएगा। देखिए मेन पेपर में एलिमिनेट किया है, हमको तो क्वेश्चन मिला है ना, तो हमको तो सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको इसलिए एलिमिनेट वाला भी दिखाता हूं ना कि आपको समझ आए कि हाँ भाई क्यों एलिमिनेट किया गया है, क्या रीजन होता है एलिमिनेट करने का, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
देखिए, द गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन हाफ एडर। हाफ एडर में कौन कौन से चीजें लगता है? तो हाफ एडर बनाने के लिए मेरे को एक एक्स और गेट लगता है और एक एंड गेट लगता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्स और। अगर मेरे को फुल एडर बनाना रहता है ना, फुल एडर, तो फुल एडर के लिए एक्स और लगता और नॉर गेट लगता है, ठीक है। लेकिन अभी हाफ एडर बनाना है तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स और एंड गेट। इंपॉर्टेंट है। और रिंग काउंटर इज सेम एज, एक रिंग काउंटर क्या होता है? अप डाउन काउंटर नहीं होता, पैरेलल काउंटर नहीं होता, रिपल काउंटर नहीं होता, एक प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर होता है रिंग काउंटर, ठीक है। एक प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर होता है, ध्यान रखिएगा। ये सब वन लाइनर है बेटा। इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल लैच के रूप में किया जाता है? लैच के रूप में आपको पता है हमेशा जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज लैच के रूप में किया जाता है। लैच का मीनिंग होता है कि इस फ्लिप फ्लॉप से ना मैं सारे फ्लिप फ्लॉप को क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है हमेशा लैच के रूप में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। The minimum number of flip flops required in a counter to count 6 pulse। 6 पल्स के लिए हमेशा इसका हाफ, मतलब 3 मेरे को फ्लिप फ्लॉप मिनिमम लगते हैं। जितने पल्स है ना उसका हाफ कर देंगे तो मिनिमम 3 होगा। क्या यहाँ पे 3 ऑप्शन है? क्या नहीं है। तो 3 से 1 ज्यादा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 ले लीजिए, लेकिन रियल आंसर आएगा 3, ठीक है ना। 3 है नहीं, तो इससे मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर मेरे को लगाना है तो मैं 4 लगा दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं ये सही होगा कि गलत होगा, लेकिन 3 नहीं दिख रहा है तो मैं 4 को मार दूंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। Which of the following circuit can be used as parallel to serial converter? एक parallel to serial converter, इसमें से क्या बोला जाता है? तो आपको पता है कि ये मल्टीप्लेक्सर होता है ना। मल्टीप्लेक्सर वो चीजें होता है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इनपुट रहे और क्या रहे, एक आउटपुट रहे, तो ये होता है n:1, या मैं बोला n:1, ये होता है मल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होगा? एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट, ठीक है ना। तो ये इसी को बोला जाता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, ठीक है। तो डीमल्टीप्लेक्सर इज अवर करेक्ट आंसर। फिर बोल रहा है Which of the following is a sequential circuit? आपको मालूम है ना सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? 2 टाइप के सर्किट होते हैं बेटा, एक लॉजिक सर्किट होता है, एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है। तो ये एंड गेट, ये सब लॉजिक सर्किट में आता है। नैंड गेट लॉजिक सर्किट में आता है। एक्स और गेट लॉजिक सर्किट में आता है। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है जो सीक्वेंशियल सर्किट में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर टीटीएल। टीटीएल का मतलब होता है ट्रांजिस्टर 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 लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये इस सर्किट में कौन सा हम यूज नहीं करते? हाई कॉस्ट, नहीं भाई ये नहीं। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या है? हाई कॉस्ट, बेटा ये कॉस्टली बहुत होता है। टीटीएल 2 ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा है तो कॉस्टली होता है। लो पावर डिसिपेशन पर गेट, ये ट्रू नहीं है क्योंकि इसमें पावर डिसिपेशन हाई हो जाता है। गुड स्पीड, ये भी ट्रू नहीं है, इसका स्पीड कम रहता है। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए द ECL मीनिंग है एमीटर कपल्ड लॉजिक। एमीटर कपल्ड लॉजिक तो ये है कैन बी यूज टू स्विच फ्रीक्वेंसीज एज हाई एज। फिर कितने हाई फ्रीक्वेंसी को स्विच किया जा सकता है इससे? एमीटर कपल्ड से 1 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कर सकता हूँ? स्विच कर सकता हूँ उसको। कितना भी हाई, मतलब ये 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। गीगा का मतलब होता है बेटा 10⁹ याद रखेगा। किलो का मतलब होता है 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6 और गीगा का मतलब होता है 10⁹9। तो ये 10⁹9 हर्ट्ज तक के ये क्या कर सकता है? इसको स्विच कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट और कुछ है क्या? नहीं है।
तो ये हमारा पूरा केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हमने पूरा 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आप 3 लेक्चर में ये मिला है 35 और 30 क्वेश्चन को, उसको जरूर देखिएगा बेटा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप पेपर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरा कितना सारा पेपर है। तो MP KVCL का होने वाला है पेपर नेक्स्ट मंथ, उसके बाद मतलब फॉर्म आएगा तो 2-3 महीने में ये, और ठीक ठाक इसका लेवल 1 नंबर रहता है, मतलब आप देख चुके हैं पहले का पेपर। दूसरा NMDC का पेपर है बेटा, NMDC का जो JEE वाला पेपर है, जिसको जूनियर हम लोग एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तो ये NMDC का है। तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, इसका भी AP जेनको, AP ट्रांसको सुने है ना, तो जो भरा होगा जनरल कैटेगरी से वो भी जाके पेपर दे सकता है, जाया करिए बेटा। AP जेनको, AP ट्रांसको, ऐसी महा ट्रांसको, महा जेनको का भी निकला है, सेम ऐसे निकलेगा हमारे पास, CSEB का भी आएगा। तो जितना भी पेपर होते जा रहे हैं ना, सब में ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा बेटा। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कितने भी बड़े टॉपर हो बेटा, पीछे होने के आपके चांसेस 100% रहेंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव भले आप थ्योरी मत देखिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव को जितना आप दिमाग में बैठाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेपर में करा दूंगा। मैं उसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफरेंस दे रहा हूँ ना, क्योंकि अभी के पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत क्वेश्चन ले लेता है, इसीलिए हमको छोड़ना नहीं है। हमको पता चल जाएगा ना, अगर मान लीजिए 300 क्वेश्चन हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कर लिए, उसमें से अगर 10 भी हमको फंस जा रहा है ना, हमारे लिए पॉजिटिव है बेटा। यहाँ लोग 2-2 हजार क्वेश्चन बना लेते हैं कि उस 2000 में से एक क्वेश्चन आ जाए, तो हमको तो 300-400 ही क्वेश्चन करना है बेटा, तो हमारे लिए तो पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो ये लेके चलिए बेटा, लेके याद रखेगा, अच्छे पोस्ट के लिए आपको उस लेवल पे मेहनत भी करना पड़ता है। मोबाइल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि 5 मिनट बाद आपको नींद आ जाए, लेकिन जो नींद पे काबू करा वही जीतता है बेटा। याद रखिएगा, ये कंपटीशन का ऐसा चीज है ना, या तो आप निखर जाएंगे नहीं तो बिखर जाएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।